नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, ये हमारा चैप्टर 4 है, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है? तो इस जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय, ठीक है? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पंचायती राज व्यवस्था है, उसको किस तरीके से और ज़्यादा सुदृढ़ किया जा सकता है, क्या-क्या पावर पंचायती राज व्यवस्था में और ऐड की जा सकती हैं और क्या इसके उपाय हैं, ठीक है? तो इस बारे में चर्चा करेंगे और ये हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि चौथा चौथा चैप्टर है, जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है? जो कि सिलेबस दिया गया था बीपीओ का सिलेबस, ठीक है? इसके अलावा शायद दो टॉपिक और बचे हैं या फिर एक ही टॉपिक बचा होगा योजनाओं वाला। बाकी लगभग हमने कह सकते हैं कि मोर देन 50% जो कोर्स था वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? अगर आपने जो थ्योरी वाला पोर्शन है, मैंने वीडियो डाल रखे हैं पीछे सारे लिस्ट में, आप जाके वो देखिए जाके अगर आपने नहीं देखे हैं तो, ठीक है? अब बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय से संबंधित। पहला जो पॉइंट आ जाता है वो पंचायत राज या कह सकते हैं पंचायत सिटीजन चार्टर, ठीक है? तो क्या है पंचायत सिटीजन चार्टर, इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे विधिवत तरीके से। तो बात करते हैं पंचायत सिटीजन चार्टर की। तो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ एक प्रमुख विभाग है। आप ये तो खैर बताने की कोई बात ही नहीं है। इस विभाग का मुख्य उद्देश्य भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, ताकि पंचायतें पूर्ण जन सहभागिता और पारदर्शिता के साथ ग्रामीण प्रशासन एवं ग्रामीण विकास की परिकल्पना को साकार कर सकें। पंचायत नागरिक चार्टर को जन सामान्य की सुविधा एवं जानकारी के दृष्टिकोण से 7 विषयों में बांटा गया है। वो 7 विषय कौन कौन से हैं, बात करते हैं। पहला विषय आ जाता है ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता मिलना, ठीक है? यानी कि कह सकते हैं कि पंचायत चार्टर सिटीजन चार्टर में जन सामान्य की सुविधा की जानकारी के दृष्टिकोण से 7 कह सकते हैं कि 7 विषयों में बांटा गया है, जिसमें पहला विषय हो जाता है ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता, ठीक है? दूसरा आ जाता है ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। तीसरा आ जाता है पंचायतों का दायित्व कार्य में पारदर्शिता, ग्रामीण प्रशासन एवं विकास, ठीक है? पंचायतों के प्रति जनता का दायित्व, विकेंद्रीकरण कार्यक्रम, ग्राम पंचायतों का नियंत्रण, ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण, ठीक है? इसके अलावा पंचायत हेल्पलाइन की व्यवस्था, ठीक है? तो ये टोटल 7 विषय में पंचायत सिटीजन चार्टर द्वारा जन सामान्य की सुविधा की जानकारी हेतु पंचायत को बांटा गया है, ठीक है? आगे बात कर लेते हैं ग्राम पंचायतों के को वित्तीय सहायता। ये जो 7 विषय थे उनमें सारी सातों विषयों को मतलब एक्सप्लेन किया है पंचायत सिटीजन चार्टर के। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन इस तरीके से है, पंचायत सिटीजन चार्टर में पंचायत को मतलब आम जन सामान्य की सुविधाओं एवं जानकारी के दृष्टिकोण से कितने विषयों में बांटा गया, तो वो टोटल 7 विषय हो जाएंगे। अब इन 7 विषयों के अंदर कह सकते हैं कि एक्सप्लेन करके आगे बताया गया, तो देखिए ध्यान से। तो ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता, पहला विषय था ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान दिया गया, ठीक है? 2020-21 या कह सकते हैं 21 से 26 तक जो 15वां वित्त आयोग चलेगा, आप सभी को पता ही था। तो 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर धनराशि का जो आवंटन था वो 70:15:15 के अनुपात में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायतों को दिया जा रहा है, ठीक है? ध्यान रखेंगे कि 15वें वित्त आयोग के अनुसार जो पैसा दिया जा रहा था या जो धनराशि आवंटित की जा रही है, जो मतलब डिवाइड की जा रही है, वो किस तरीके से की जा रही है। ग्राम पंचायत को जैसे 100 रुपए हैं टोटल, तो उसमें से 70 रुपए ग्राम पंचायत को दिए जाएंगे, 15 रुपए ब्लॉक पंचायत को या कह सकते हैं क्षेत्र पंचायत को दिए जाएंगे और 15 रुपए जिला पंचायत को दिए जाएंगे, ठीक है? तो इस धनराशि को पंचायती राज संस्थाएं प्राथमिकता के आधार पर पेयजल योजनाओं एवं स्वच्छता सुविधाओं के संचालन एवं रख रखाव पर व्यय करेंगी। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 5 वर्षों यानी 21-22 से लेकर 25-26 तक ग्रामीण स्थानीय निकायों या पंचायतों को साफ पानी और स्वच्छता के लिए लगभग 1,42,084 करोड़ रुपए सशर्त अनुदान स्वीकृत हुआ है। यानी कि 15वें वित्त आयोग के द्वारा पंचायतों के लिए साफ पानी और स्वच्छता के लिए लगभग लगभग क्या मतलब, ये तो एग्जैक्ट ही है, 1,42,084 करोड़ रुपया मतलब कह सकते हैं कि स्वीकृत किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा ग्राम सभा की खुली बैठक में, ठीक है? तो ये जो होगा सारा कुछ कह सकते हैं सिनेरियो जो भी सेट वगैरह होगा, ये मतलब जो बताया जाएगा, जो भी बातचीत होगी वो ग्राम सभा की खुली बैठक में होगी, ठीक है? बात करते हैं राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर। ये ऊपर वाला जो था ये केंद्रीय वित्त आयोग की संस्तुति पर था जो कि 15वां वित्त आयोग था, ठीक है? और राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर पंचायती राज की संस्थाओं को वित्तीय सहायता जो मिली थी वो 97-98 से लेके से स्टार्ट हुई थी। और द्वितीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप धनराशि का जो आवंटन था, यानी कि जो राज्य वित्त आयोग के, देखिए केंद्रीय वित्त आयोग की आधार पर 70:15:15
के हिसाब में डिवाइड किया गया था। वहीं अगर राज्य वित्त आयोग की बात करें तो राज्य वित्त आयोग के अनुसार जो धनराशि का जो आवंटन रहेगा वो 70:10:20 के अनुपात में रहेगा। यानी कि कह सकते हैं कि राज्य वित्त आयोग के अनुसार 70, देखो दोनों जगह पे 100 रुपए, और जैसे कि केंद्र सरकार के द्वारा अगर रुपया आया, केंद्रीय वित्त आयोग के द्वारा आया है, तो 70 रुपए 100 रुपए टोटल आए। सपोज दोनों जगह से केंद्र सरकार के पास से भी 100 रुपए आए और राज्य सरकार के पास से भी 100 रुपए आए। ठीक है, तो केंद्र सरकार वाले जो 100 रुपए हैं उनमें 70 गांव ग्राम पंचायत को मिलेंगे, 15 रुपए ब्लॉक पंचायत को मिलेंगे या क्षेत्र समिति को मिलेंगे, और 15 रुपए जिला पंचायत को मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से होगा। और वहीं जब बात करते हैं ग्राम पंचायत, सॉरी, राज्य वित्त आयोग के बारे में, तो राज्य वित्त आयोग में जो 70 रुपए 100 रुपए टोटल आए, 70 रुपए ग्राम पंचायत को मिलेंगे, 10 रुपए ब्लॉक पंचायत को या क्षेत्र पंचायत को मिलेंगे, और 20 रुपए जिला पंचायत को मिलते हैं। ठीक है, तो इस अनुपात में पैसा बांटा जाता है। सार्वजनिक लैंप पोस्टों के रखरखाव, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्मित ग्राम खड़ंजा, नाली के रखरखाव, जल निकासी, स्वच्छता कार्यक्रम, प्राथमिक एवं अपर प्राथमिक पाठशाला, पंचायत भवन, एएनएम सेंटर या अन्य सार्वजनिक संपत्तियों का रखरखाव इसके अनुसार होगा। और इसकी जो भी बैठक होगी ये भी ग्राम सभा की खुली बैठक में बताया जाएगा। अब बात करते हैं पंचायतों का भवन निर्माण। ठीक है, पंचायतों का जो भवन निर्माण है, पंचायतों के भवन निर्माण के लिए जो राशि आवंटित की जाएगी, छठी पंचवर्षीय योजना से ग्राम पंचायतों के कार्यालयों, उनकी बैठकों में आयोजन हेतु सभा कक्ष तथा ग्राम पंचायत के सचिव के आवास उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से पंचायत भवनों का निर्माण करवाया जा रहा है। पंचायत भवन की जो निर्माण की जो लागत है लगभग 2.5 लाख रुपए निर्धारित है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे छठी पंचवर्षीय योजना के तहत पंचायत भवनों का निर्माण करवाया जा रहा है। और पंचायत भवनों के अलावा वहाँ पे मतलब कि मीटिंग के लिए पंचायत भवनों का निर्माण होगा। दूसरा, जो आपका सचिव बन के जाएंगे तो आपके रहने के लिए भी जो आवास उपलब्ध करवाया जाएगा वो भी उसी पंचायत भवन में होगा। और इसकी जो मतलब कह सकते हैं कि निर्माण की जो लागत है वो लगभग 2.5 लाख रुपए निर्धारित है। ठीक है, आगे बात करते हैं ग्रामीण किसान बाजरा बाजारों एवं पशु हाटों का निर्माण। ठीक है, बेसिकली ये भी ग्राम पंचायत का ही कार्य होता है। ठीक है, तो 2004 से 6 के दौरान ये स्टार्ट किया गया था। तो ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना के अंतर्गत गांव में ग्रामीण किसान बाजारों एवं पशु हाटों का निर्माण कार्य कराया जाता है। ठीक है, यानी कि जो ग्रामीण किसान बाजार एवं पशु हाटों का निर्माण किस लिए होता है, बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य उपलब्ध करवाने के लिए, मतलब उन्हीं के गांव में बाजार वगैरह लगवाया जाए। तो ये केंद्र सरकार की तरफ से या कह सकते हैं राज्य सरकार की तरफ से ये योजना स्टार्ट की गई है। आगे बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिगत नाली निर्माण, यानी कि कह सकते हैं खुली नाली नहीं होनी चाहिए ग्रामीण इलाकों में। जिस तरीके से शहरों में होती है ना, कि शहर के बाहर जाके जो नाला खुलता है और शहर के अंदर पता नहीं चलता कहाँ पे नाला है कहाँ पे सामान्य रोड है। इसी तरीके की जो नालियां हैं वो गांव में भी इनका निर्माण होना चाहिए। तो 2006 से 6-7 में इस प्रकार की ये योजना आई थी, जिसमें गांव के घरों से निकलने वाले बेकार पानी की उचित निकासी एवं वातावरणीय स्वच्छता के उद्देश्य से भूमिगत नाली निर्माण की योजना प्रारंभ की जा रही है। ठीक है, ये हो गया। आगे दूसरा पॉइंट आ जाता है ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। हालांकि इसके संदर्भ में जो भी टॉपिक्स रहेंगे या कह सकते हैं कि जो भी योजनाएं हैं वो मैं कह सकते हैं ये शायद टॉपिक खत्म होने के बाद में केवल केवल योजनाएं ही आपको पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, तो उसी संदर्भ में बात करते हैं ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की। तो केंद्र वित्त घोषित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, यानी कि केंद्र द्वारा जो घोषित है वो ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का रहेगा। तो संपूर्ण स्वच्छता अभियान वर्ष 2000 से लेकर 2001 से प्रदेश के 12 जनपदों से प्रारंभ किया गया था। यानी कि केंद्र द्वारा जो वित्त पोषित या वित्त घोषित जो ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम है वो संपूर्ण स्वच्छता अभियान नामी था उसका, संपूर्ण स्वच्छता अभियान। और ये सन 2001 में प्रदेश के 12 जनपदों में प्रारंभ किया गया था। बाद में चरणबद्ध रूप से प्रदेश के समस्त जनपदों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ग्रामीण स्वच्छता के अंतर्गत 100% आच्छादन, यानी कि पूरी तरीके से गांव को स्वच्छ बनाने के लिए जनजाति और आरोग्य आरोग्य शिक्षा के द्वारा स्वच्छता संबंधी आवश्यकताओं की मांग, ग्रामीण स्कूलों में छात्रों व छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय एवं मूत्रालय की सुविधा। ठीक है, और कम लागत की शौचालय तकनीक को प्रोत्साहन, सिंपल सा। आगे बात करते हैं अस्वच्छ वातावरण व दूषित जल को फैलने वाली बीमारियों से कमी लाना। कुल मिला के आपको इस पे ध्यान रखना है कि केंद्र द्वारा जो पोषित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम है, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम जो केंद्र द्वारा पोषित है वो स्टार्टिंग हुई थी उसकी सन 2000 से लेके 2000 या 2001 में। और स्टार्टिंग में ये उत्तर प्रदेश के 12 जिलों
में स्टार्ट किया गया था, लेकिन वर्तमान में ये सभी पूरे 75 जिलों में चलाया जाता है, ठीक है। और बाकी इसके जो ये कार्य हैं वो तो मतलब स्वच्छता से संबंधित, स्वच्छता से ही संबंधित कार्य रहेंगे, वो तो कॉमन सेंस वाली बात है। अब बात करते हैं व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण, जैसे कि वर्तमान में भी चल रहा है, पूरे देश में शौचालयों का निर्माण चल रहा है। तो संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत ही गांव में व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कार्य कराया जाता है। बीपीएल तथा 10% एपीएल परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण हेतु लगभग 1500 अनुदान दिए जाने की व्यवस्था है। विशेष प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्लंथ स्तर तक रुपए 1000 तक का मॉडल अनुमान्य है, ठीक है। अब बात करते हैं स्कूल शौचालयों, लेकिन अगर वर्तमान में बात की जाए, मतलब कह सकते हैं कि जो स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत जो शौचालयों का निर्माण करवाया जा रहा है, उसमें लगभग 12,000 रुपए की राशि आवंटित की जाती है, मतलब 12,000 रुपए दिए जाते हैं प्रति शौचालय पे। अब बात करते हैं स्कूल शौचालयों का निर्माण एवं आंगनवाड़ी स्वच्छता। तो बच्चों के नए विचारों के प्रति संवेदनशीलता होने के कारण उन्हें स्वच्छता अपनाने के लिए प्रेरित करने एवं शिक्षित करने हेतु स्कूल शौचालयों का निर्माण कराया जाता है, ठीक है। छात्रों एवं छा, छात्रों एवं छात्राओं के लिए अलग अलग इकाइयों का निर्माण किया जाता है। ए, एक मतलब चाहे प्राथमिक विद्यालय हो या कोई भी विद्यालय हो, सिंपल सी बात है, वर्तमान में जो बाथरूम वगैरह होते हैं और या कह सकते हैं शौचालय होते हैं, वो सभी प्राइमरी स्कूलों में आपने देखे होंगे कि छात्रों के लिए अलग शौचालय होता है और छात्राओं के लिए अलग होता है, ठीक है। जो कि थोड़े समय पहले तक ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता था, वर्तमान में दिखता है। तो एक स्कूल शौचालय इकाई की लागत रुपए लगभग 20,000 तक निर्धारित है, मतलब एक स्कूल में शौचालय की इकाई की जो एक शौचालय की इकाई की लागत है वो 20,000 तक निर्धारित है, जिसमें रुपए 2,000 पंचायत का अंश है, यानी कि टोटल 20,000 रुपए निर्धारित है, जिसमें 18,000 केंद्र सरकार देगी और 2,000 उस पंचायत के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पर बाल मैत्रिक शौचालय इकाई की लागत लगभग 5,000 रुपए है। मतलब आंगनवाड़ी केंद्र पर, आंगनवाड़ी ये होता है, इसको मान सकते हैं आप जैसे कि गरीबों का प्ले स्कूल, ठीक है। जैसे जो अमीर बच्चे होते हैं शहरों में, तो शहरों के जो बच्चे होते हैं वो प्ले स्कूल में जाते हैं, और जो गांव के बच्चे होते हैं जो बैठना जो सीखते हैं वो जाते हैं आंगनवाड़ी में। तो आंगनवाड़ी केंद्र पर बाल मैट्रिक शौचालय इकाई की लागत लगभग 5,000 रुपए है, निर्धारित है, जो जिसमें 500 रुपए पंचायत का अंश है। कुल मिला के 10% पंचायत का अंश है, जैसे 20,000 का 10% 2,000 निकलेगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से 5,000 का 10% 500 निकलता है जाके, 10% 500 ही निकलेगा, हाँ। तो कुल मिला के ये हो गया आंगनवाड़ी का, मतलब कुल मिला के जो स्कूल में शौचालय निर्माण होते हैं या आंगनवाड़ी में जो शौचालय निर्माण होते हैं, उनके लिए कितना कितना रुपए आवंटित होता है। तो स्कूलों के लिए प्रति स्कूल शौचालय इकाई की जो कीमत है लगभग 20,000 है। अब ये इसमें दोनों आ जाते हैं, मतलब कि दो, एक तरीके से कह सकते हैं कि दो शौचालय बनेंगे 20,000 रुपए में। एक मतलब बालकों के लिए होगा और एक बालिकाओं के लिए होगा, और इस 20,000 में 2,000 रुपए पंचायत का अंश होता है, बाकी केंद्र सरकार का होता है। सेम आंगनवाड़ी कक्ष में या आंगनवाड़ी वाले जो बाल स्कूल होते हैं, ठीक है, उनमें बच्चों के लिए जो शौचालय बनते हैं उनमें 5,000 रुपए तक आवंटित किए जाते हैं, जिसमें 500 रुपए पंचायत का अंश होता है। अब बात करते हैं सामुदायिक शौचालय या कॉम्प्लेक्स का निर्माण। ये सामुदायिक शौचालय वो होते हैं जो कि आपने देखा होगा स्टेशनों पे या बस स्टैंड के आसपास में जहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो ग्रामीण महिलाओं की सुरक्षा एवं उनकी सुविधा को दृष्टि रखते हुए इस ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत गांव में सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जाता है। एक सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स की लागत अधिकतम लगभग 2 लाख रुपए निर्धारित है, ठीक है। ध्यान रखेंगे सामुदायिक शौचालय की जो लागत है वो लगभग 2 लाख रुपए निर्धारित है, जिसमें 20% पंचायत का अंश होता है। तो सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स में शौच के साथ साथ नहाने व एवं कपड़ा धोने की जलापूर्ति की सुविधा भी उपलब्ध होती है। यानी कुल मिला के सामुदायिक शौचालय के लिए लगभग 2 लाख रुपए निर्धारित होता है, और जिसमें 20%, 2 लाख का 20% लगभग 40,000 रुपए कह सकते हैं, जो कि पंचायत का हिस्सा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो जिन गाँव में परिवारों के पास व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण हेतु स्थान उपलब्ध न हो, हाट बाजारों तथा मेला स्थलों पर सामुदायिक शौचालय का निर्माण का प्रावधान है, ठीक है। यानी जिन गांव में परिवारों के पास में व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण हेतु स्थान उपलब्ध नहीं होता है, तो बेसिकली हाट बाजारों या ये बेसिकली जो सामुदायिक शौचालय होते हैं ये ऐसी ही जगह पे बनवाए जाते हैं जहाँ पे काफी संख्या में भीड़ वगैरह रहती है, तो पता चलता रहता है वहाँ पे मतलब लोगों को, ठीक है। तो इस वजह से आगे चलते हैं, ग्रामीण स्वच्छता सेवा केंद्र, ठीक है। तीसरा पॉइंट आ जाता है ग्रामीण स्वच्छता सेवा केंद्र।
तो यह एक विक्रय केंद्र है जहां ग्रामीण स्वच्छता की प्रोन्नति एवं स्वच्छ पेयजल को उपलब्ध कराने की वस्तुएं निर्धारित मानकों, उचित गुणवत्ता एवं उचित दामों पर उपलब्ध होती हैं, और ये सरकार की तौर पर है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित है। ग्रामीण स्वच्छता सेवा केंद्र, ग्रामीण स्वच्छता सेवा केंद्र, यहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि स्वच्छता से संबंधित यह एक विक्रय केंद्र जहाँ ग्रामीण स्वच्छता की डेवलपमेंट एवं स्वच्छ पेयजल को उपलब्ध करवाने की वस्तुएं निर्धारित मानकों और उचित गुणवत्ता के साथ उचित मूल्यों पर मिलती हैं, जिसमें ग्रामीण स्वच्छता का प्रचार प्रसार जैसे कि पोस्टर वगैरह है वो, ठीक है, सीमेंट है और मॉर्म वगैरह है, या शौचालय सेट उपलब्ध होता है, ठीक है, शौच कक्ष के दरवाजे उपलब्ध होते हैं, यानी कि जो फाइबर वगैरह के जो एक तरीके से जो आपका वॉशरूम होता है तो वॉशरूम का जो डोर होता है वो यहाँ पे उपलब्ध होते हैं। खाद्य पदार्थ रखने वाली जालीदार अलमारी, जूते चप्पल या फिर इसकी बिक्री भी यहाँ से होती है। पेयजल शुद्ध करने हेतु क्लोरीन की गोली, ब्लीचिंग पाउडर आदि की बिक्री होती है। स्वच्छता से संबंधित जो समस्त सामान होता है वो यहाँ पे मिलता है, ठीक है, फिनाइल, नाखून कटर, ढक्कनदार बाल्टी, डंडी वाली लोहा आदि, ये सब की मतलब कुल मिला के स्वच्छता से संबंधित जो भी आपको लगे तो वो आपको कहाँ मिलेगा, ग्रामीण स्वच्छता सेवा केंद्र पे, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। हालांकि ये आज से पहले आपने नहीं देखा होगा अपने यहाँ पे, पर ये सरकार द्वारा चलाया जाता है। थर्ड पॉइंट आ जाता है कि ग्राम पंचायतों का जो दायित्व होता है वो क्या होता है, और इसके कार्य में पारदर्शिता, ग्रामीण प्रशासन का विकास, ये क्या होता है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट यही था ना, हाँ, पंचायतों का दायित्व, कार्य में पारदर्शिता, ग्रामीण प्रशासन एवं इसका विकास। तो चलिए देखते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। तो ग्राम पंचायतों का जो दायित्व होता है वो क्या होता है, समय से ग्राम सभा की बैठकें हों, ये ग्राम पंचायत का दायित्व होता है, ठीक है। सेकंड, ग्रामीण जनता को पंचायत के कार्यों की जानकारी मिले। ये बैठकें क्यों होनी चाहिए कि ग्रामीण जो जनता है उसको पंचायत में जो भी कार्य वगैरह होते हैं उनकी जानकारी मिले, तथा धन के व्यय, कार्यों एवं लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता हो। खरीफ एवं रबी की बैठकें हों। सिंपल सी बात है कि जो ग्राम कह सकते हैं ग्राम सभा की बेसिकली तो जो बैठकें होती हैं वो हर महीने में होनी चाहिए। तो खरीफ तथा रबी की बैठकें भी यहाँ पे होती हैं, जो कि ग्राम पंचायत की बैठकें होती हैं। आगे बात करें, वैसे अगर प्रावधान के हिसाब से देखा जाए तो ग्राम पंचायत की 4 बैठकें होनी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये 2 ही बैठकें होती हैं। आगे चलते हैं कि ग्राम पंचायत की मासिक बैठकें हों। ये भी ग्राम पंचायतों का दायित्व होता है कि ग्राम पंचायत की मासिक बैठकें हों, लेकिन जनरली होती नहीं है। तो निर्वाचित सदस्यों की पूरी जानकारी मिले, इस ये मतलब क्यों होनी चाहिए, ताकि निर्वाचित सदस्यों को पूरी जानकारी मिले, ताकि लेखा जोखा नियंत्रित हो सके, इसलिए, ठीक है। समितियों की मासिक बैठकें हों, जो भी समितियां बनती हैं ग्राम पंचायतों में, मैंने आपको 6 समितियों का बताया था, 6 समितियां बनती हैं, तो वो 6 समितियों के बारे में पूरी जानकारी पंचायत को होनी चाहिए। तो पंचायत अपने सहयोग के लिए निर्धारित कार्यों के कार्यान्वयन, उनके विकेंद्रीकरण रूप में 6 समितियों के सहयोग से पूर्ण कर सकती है। आगे बात करते हैं ग्राम पंचायत की आय में वृद्धि। स्वशासन की इकाई की परिकल्पना को साकार करने हेतु अधिनियम में निर्धारित कर, फीस व शुल्क की वसूली करे। कार्यों में पारदर्शिता, तो ग्राम पंचायत को प्राप्त धनराशि से कराए गए कार्यों का विवरण सार्वजनिक भवन पर वॉल पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया जाए। मैंने आपको बताया था, कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, जो भी ग्राम पंचायत में कार्य वगैरह रहेंगे उनको एक सार्वजनिक दीवार पे उसका लेखा जोखा लिखाया जाएगा, ताकि आम जन, जो आम व्यक्ति है, उनको भी पता चले कि उसकी ग्राम पंचायत में कितना क्या पैसा अलोकेट हुआ, उसके क्या कार्य हुआ, कितना पैसा किस कार्य में लगा, वो पूरा रहे, मतलब जो चिट्ठा रहेगा वो सारा उस दीवार पे लिखवाया जाएगा, ठीक है। मास्टर रोल एवं अभ्यर्थी सूची आदि सूची आदि का प्रकाशन कार्यालय की सूचना पट पर किया जाए। बात करते हैं ग्रामीण स्वच्छता के बारे में, तो गांव को खुले में शौच मुक्त बनाना तथा वातावरणीय स्वच्छता बनाए रखना, ये ग्रामीण स्वच्छता का एक्सप्लेनेशन हो जाता है। बात करते हैं सरकारी गल्ले की दुकान पर नियंत्रण, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान में अनियमितता की जानकारी होने पर ग्राम पंचायत उप जिलाधिकारी को प्रस्ताव दे, ताकि दुकान निलंबित की जा सके, ठीक है। यानी कुल मिला के जो सरकारी गल्ले की जो दुकान होती है उसको कौन निलंबित करता है, वो आपका एसडीएम करता है, ठीक है। और उसके लिए ग्राम पंचायत को कह सकते हैं कि लिखित में प्रार्थना पत्र देना पड़ता है। अब बात करते हैं स्थायी स्तर पर योजना बनाकर स्वीकृत करें। मतलब जो ग्राम पंचायत होती है वो लोकल लेवल पर योजना बनाए, और मैंने आपको कल के वीडियो में बताया भी था कि 50,000 रुपए तक की लागत पर ग्राम पंचायत ही उसको अप्रूवल दे सकती है, ठीक है। तो जन सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पंचायत जनहित की योजनाएं बनाए, तथा 50,000 रुपए तक की लागत की योजना स्वीकृत कर पूर्ण कर सकती है। अगला आ जाता है कि 3 माह में एक बार ग्राम पंचायत एवं भूमि प्रबंधन समिति के अभिलेखों का निरीक्षण होना चाहिए, यानी कि भूमि प्रबंधन समिति तथा ग्राम पंचायत को एक बार में
भूमि प्रबंधन समिति के जो अभिलेख रहेंगे या कह सकते हैं जो नक्शे वगैरह हैं उनका निरीक्षण करना चाहिए। तो न्यूनतम 3 माह में एक बार, ठीक है, 3 माह में एक बार अनिवार्यतः ग्राम पंचायत एवं भूमि प्रबंधन समिति के अभिलेखों का औपचारिक रूप से प्रधान जो होगा वो निरीक्षण करे, ताकि प्रधान जनमानस को ग्राम सभा की संपत्ति की जानकारी दे सके। ठीक है, कुल मिला के इतना बात था। चौथा हमारा पॉइंट आया था कि पंचायतों के प्रति जनता का उत्तरदायित्व। तो जनता का उत्तरदायित्व पंचायतों के प्रति क्या रहता है, देखते हैं। तो बैठकों में सहयोग करे, जनता की ये दायित्व होता है कि वो जितनी भी बैठकें हो, जो कि चाहे ग्राम प्रधान द्वारा बुलाई जा रही हो, सदस्यों द्वारा बुलाई जा रही हो, आपका सचिव अगर आपको बुला रहा है तो फिर आपको उन बैठकों में जाना चाहिए। और अगर आप नहीं जाएंगे तो सिंपल सी बात है, वो बैठकें इसीलिए बुलाई जा रही हैं कि जनता को पता चलना चाहिए कि बैठकों में क्या निर्णय ले रहे हैं प्रधान जी, या क्या कितना क्या पैसा एलोकेट हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब आप ही नहीं कोऑपरेट करेंगे तो फिर तो वो सारे पैसा खा ही जाएंगे आपस में। इस वजह तो ग्राम सभा की बैठक में विभिन्न कार्यों एवं योजनाओं पर सकारात्मक रूप से चर्चा करें तथा प्राप्त धनराशि से कराए गए कार्यों की अवश्य जानकारी प्राप्त करें। विभिन्न योजनाओं के में पात्र व्यक्तियों का ही चयन करें। कुल मिला के मतलब बैठकों में, बैठक जो होती है उसमें ही ये निर्णय कर सकते हैं। हालांकि एग्जैक्ट तो अगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो प्रधान जिसको चाहता है उसी को जो ग्रामीण योजनाएं आती हैं उसका कह सकते हैं कि फायदा देता है। लेकिन अगर वही अगर प्रधान जो है वो पक्षपात नहीं करता है तो फिर कह सकते हैं कि इस तरीके से ग्राम सभा में बैठ के, और ग्राम सभा में बैठ के ही ये निर्णय लिया जा सकता है कि कौन किस सुविधा के लिए, कौन किस कह सकते हैं कि एक तरीके से जो योजना है उसके लिए एग्जैक्ट पात्र है। ठीक है, बात करते हैं ग्रामीण स्वच्छता पर ध्यान दें। तो सभी जो जनता है ग्राम पंचायत की, जो ग्राम सभा की जनता है, उसका ये दायित्व होता है कि वो ग्रामीण स्वच्छता पे ध्यान दे। ठीक है, तो सभी परिवार शौचालय अवश्य बनवाएं एवं प्रयोग करें। महिलाओं के सम्मान एवं वृद्धों की सुविधा के लिए शौचालय बनवाएं। गांव की गलियों व नालियों को साफ रखें व कूड़ा इकट्ठा न होने दें। घर के अंदर व बाहर सफाई रखें। शरीर पर भी सफाई रखें, शरीर की भी सफाई रखें। ठीक है, यानी सफाई वाला जो भी है वो तो सिंपल सी बात है, वो जनता का ही दायित्व होगा ना। अब ग्राम प्रधान तो सफाई करेगा नहीं। जनता अगर गांव में रह रही है तो जनता का भी कुछ दायित्व होता है कि जनता उस सफाई को बरकरार रखे। ठीक है, अगला पॉइंट आ जाता है कि ग्राम पंचायत की समिति की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा। अब जो ग्राम पंचायत की अगर संपत्ति है कहीं पे, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं जनता की भी होती है। जिस तरीके से हम भारत के नागरिक हैं, भारत की संप्रभुता तथा सुरक्षा की जिम्मेदारी कुछ ना होते हुए भी हमारी है, यानी कि भारत के नागरिकों की, उसी तरीके से ग्राम पंचायत के नागरिकों की या ग्राम सभा के जो नागरिक हैं उनकी भी जिम्मेदारी रहती है, वो ग्राम पंचायत की जो संपत्ति होती है उसकी सुरक्षा तथा उसका सम्मान करें। ठीक है, तो वृक्षों की अवैध जो कटान होता है उसको रोकें। सिंपल सी बात है, किस तरीके से आप सुरक्षा कर सकते हैं। ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा न करें और न करने दें। सामुदायिक भवनों का रख रखाव ठीक से हो, यानी कि सामुदायिक भवनों का रख रखाव रखें। ठीक है, और अधिकाधिक उपयोगी वृक्ष लगाएं। मतलब ये तो एक कह सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी ये बात वर्णित है कि हर व्यक्ति को अपने कह सकते हैं कि जीवन में कम से कम 10 वृक्ष वगैरह तो लगाने चाहिए। ठीक है, तो अधिक अधिक से अधिक उपयोगी वृक्ष लगाएं और सामुदायिक भवनों का रखरखाव ठीक से रखें। ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा ना करें और ना ही करने दें। वृक्षों की अवैध कटान वगैरह को रोकें, और जो भी दैनिक जिम्मेदारियां आपकी हो सकती हैं वो है। अगला बात करते हैं, जो पब्लिक होती है उसमें आपस में चाहिए वो जन भागीदारी बढ़ाए। ठीक है, जन सहभागिता बढ़ाए, सॉरी, जन सहभागिता बढ़ाए। जैसे कि विकास कार्यों एवं निर्माण कार्यों में समुदाय की पूरी भागीदारी हो। श्रमदान की प्रवृत्ति बढ़ाए। समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते रहें। जैसे कि जो आपके गाँव गाँव में रामलीला होती थी, या कह सकते हैं कि अन्य जो भी खेल वगैरह होते थे, तो उनका समय समय पे मंचन होता रहे। ठीक है, आगे पांचवा पॉइंट आ जाता है कि विकेंद्रीकरण कार्यक्रम। विकेंद्रीकरण कार्यक्रम में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक कर्मी होना चाहिए। ठीक है, स्थानीय स्तर पर प्रतिदिन ग्राम पंचायत कार्यालय में जनता को सुविधा प्रदान करना। मतलब सिंपल सी बात है, ग्राम पंचायत में एक ऐसा व्यक्ति तो होना चाहिए ना जो जनता की बात को सुने। अब जैसे कि प्रधान है, प्रधान का सपोज किसी दिन प्रधान चला गया है ब्लॉक में, क्योंकि ग्राम प्रधान जो होता है वो ऑटोमेटिकली क्षेत्र पंचायत का सदस्य होता है। ठीक है, तो वो चला गया, क्षेत्र पंचायत में बैठक आ गई, तो वहां पे प्रधान जो सचिवालय है पंचायत का, वहां पे कोई तो होना चाहिए ना। अगर गांव को किसी व्यक्ति को इमरजेंसी आ गई, उसको कोई जरूरत है किसी भी कार्य में, तो वहां पे कौन उसकी हेल्प करेगा। तो उसके लिए ये एक पंचायत में एक कर्मी होना चाहिए जो कि स्थानीय स्तर पर प्रतिदिन ग्राम पंचायत की जनता को सुविधाएं प्रदान करे या उनकी समस्याएं सुने, हैंडल करे और उनको आगे बढ़ाए। ठीक है, तो कार्यों में अनियमितता पाए जाने पर सीधी उसकी जवाबदेही रहेगी। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो कार्यों का हस्तांतरण। तो विभिन्न विभागों जैसे हैंडपंप विभाग है, कृषि विभाग है, ग्राम्य विकास विभाग है, पंचायती राज है, पशुपालन है, युवा कल्याण है, पेंशन है, छात्रवृत्ति है, इसमें ग्राम स्तर स्तरीय कार्यक्रम पंचायतों को दिए जाए।
जाने से इन कार्यक्रमों में सहभागिता सुनिश्चित होगी। ठीक है। तीसरा पॉइंट आ जाता है परिसंपत्तियों का हस्तांतरण। तो स्थानीय स्तर पर परिसंपत्तियों जैसे सार्वजनिक भवनों, पाठशालाओं, हैंडपंपों आदि का व्यक्तिगत रखरखाव होना चाहिए। चौथा पॉइंट आ जाता है ग्राम पंचायतों में धनराशि का हस्तांतरण। तो जिन विभागों के कार्य ग्राम पंचायतों को दिए गए हैं उनकी धनराशि ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किए जाने के से स्थानीय स्तर पर जन सहभागिता से उच्च कोटि में कार्य होंगे। ठीक है। पांचवा पॉइंट आ जाता है समितियों का गठन। ठीक है। तो समितियों के गठन के बारे में चर्चा करते हैं। तो से विकेंद्रीकरण के दृष्टिकोण से केवल प्रधान व सचिव अकेले कार्य न कराकर समितियों से सहयोग लें। ठीक है। और समिति ताकि कार्य में पारदर्शिता हो। प्रति 5 पृष्ठ तक के लिए 5 रुपए तथा अतिरिक्त 1 पृष्ठ के लिए अच्छा, ये अगले पॉइंट का आ जाता है कि अभिलेखों में पारदर्शिता। तो अभिलेखों में पारदर्शिता के लिए या कह सकते हैं कि समितियों में जो गठन हो वो बेसिकली अभिलेखों में पारदर्शिता, दोनों मतलब कह सकते हैं सारे पॉइंट हैं एक दूसरे के कह सकते हैं कि व्युत्क्रम में है या कह सकते हैं एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है। तो कह सकते हैं प्रति 5 पृष्ठ तक के लिए 5 रुपए तथा अतिरिक्त 1 पृष्ठ के लिए 1 रुपए ग्राम पंचायत अभिलेखों की नकल हेतु फीस निर्धारित की गई है। फीस जमा कराकर प्रार्थना पत्र देने पर 3 दिन के अंदर नकल दिए जाने का प्रावधान है। ठीक है। यानी कुल मिला के जो सपोज आपको अगर ग्राम पंचायत से किसी आपको अभिलेख की फोटो कॉपी चाहिए, जैसे कि किसी नक्शे की, आपको पता होगा कि ग्राम पंचायत में बेसिकली खसरा खतौनी वगैरह ये भी ग्राम पंचायत इशू कर सकती है। लेकिन ग्राम पंचायत में ये सारे कार्य नहीं होते हैं। बेसिकली इसके लिए सरकार द्वारा जो फीस निर्धारित की गई है वो 5 पेज तक 5 रुपए दिए, मतलब कि 1 रुपया 1 पेज निर्धारित की गई है। ठीक है। और तथा अतिरिक्त पृष्ठ के लिए भी 1 रुपया 1 पेज, कुल मिला के 1 रुपया पर पेज के अकॉर्डिंग आप वहां से अपनी अभिलेखों की नकल वगैरह ले सकते हैं। ठीक है। फीस जमा कर प्रार्थना पत्र देने के 3 दिन के अंदर नकल दिए जाने का प्रावधान कुल मिला के ये है। जैसे कि अगर आपको अपने किसी भी खेत की कह सकते हैं कि आपको किसी खेत का खसरा खसरा या खतौनी चाहिए, तो उसके लिए आपको एक कॉपी अगर चाहिए तो 1 रुपए जमा करें और रिटर्न में एप्लीकेशन लिख के आप अपने सचिव को दे सकते हैं। ठीक है। सचिव उसका वो निकाल के यानी कि प्रिंट निकाल के 3 दिन के अंदर आपको वापस, मतलब आपकी जो खतौनी है वो दे देगा। ठीक है। लेकिन इसमें कुल मिला के कह सकते हैं कि 3 दिन के अंदर, 3 दिन इसका वर्किंग डे है कि अगर आपने आज एप्लीकेशन दिया, वो हालांकि अगर फ्री हो तो तुरंत भी दे सकता है, लेकिन अगर उसका मन नहीं है तो 3 दिन के अंदर फिर उसको देना ही पड़ेगा। ठीक है। और 1 रुपए पर पेज के अकॉर्डिंग। आगे बात करते हैं प्रशासनिक समन्वय समितियों का गठन। तो जिला स्तर पर जिलाधिकारी तथा मंडल स्तर पर आयुक्त की अध्यक्षता में, तो जिला स्तर पर जिलाधिकारी तथा मंडल स्तर पर आयुक्त की अध्यक्षता में प्रशासनिक समन्वय समितियां गठित की गई हैं जो पंचायती राज एवं विकेंद्रीकरण से जुड़े कार्यों की गहन समीक्षा करेंगी। अगला पॉइंट आ जाता है जो कि हमारा था कि ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ग्राम पंचायत या ग्राम स्तर पर धन का दुरुपयोग रोकने के लिए प्रधानों, उप प्रधानों व सदस्यों के विरुद्ध जांच का कानून बना है। ठीक है। शिकायत पत्र इसके लिए दे सकते हैं। तो पत्र के साथ जिला मजिस्ट्रेट को दी जाएगी, जिसके साथ साक्ष्य भी दिए जा सकते हैं। ठीक है। यानी कि अगर ग्राम प्रधान की शिकायत करनी है तो वो जिला मजिस्ट्रेट से करनी होगी। ठीक है। आगे बात करते हैं शिकायत की जांच केवल जिला स्तरीय अधिकारी, जिसे जिला मजिस्ट्रेट आदेश देंगे उसके द्वारा की जाएगी। जैसे कि सपोज किसी प्रधान के खिलाफ कोई कंप्लेंट गई, तो वो पहली बार वो कंप्लेंट कहाँ जाएगी, वो जिला मजिस्ट्रेट को जाएगी, डिस्ट्रिक्ट जज को, जज से रिटन में उसकी कंप्लेंट की जाएगी। और इसके अलावा जिस मामले में कंप्लेंट की गई है तो उस से संबंधित जो भी प्रूफ वगैरह होंगे वो भी आप दे सकते हैं। दूसरी बात, उस शिकायत की जो जांच होगी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अधिकारी होंगे वो करेंगे, या फिर वो अधिकारी करेंगे जिन्हें जिला मजिस्ट्रेट आदेश देंगे। ठीक है। कोई लोकल अधिकारी इसकी जांच नहीं करेगा। आगे आ जाते हैं कि ग्राम पंचायतें अभिलेखों को पूर्ण करने हेतु चार्टर्ड अकाउंटेंट अनुबंधित करेंगी, सीए अनुबंधित करेंगी ग्राम पंचायतें। ग्राम पंचायतों का ऑडिट महालेखाकार द्वारा किया जाएगा। और प्रधान के विरुद्ध यदि गंभीर आरोप है तो ग्राम सभा स्वयं अविश्वास प्रस्ताव द्वारा इसको पद से हटा सकती है। ग्राम सभा स्वयं अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटा सकती है ग्राम प्रधान को। ठीक है। आगे चलते हैं। सातवां पॉइंट आ जाता था हमारा कि पंचायत हेल्पलाइन की व्यवस्था। ठीक है। तो पंचायत हेल्पलाइन की व्यवस्था में आ जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम एवं संबंधित नियमों कार्यक्रमों की जानकारी के लिए पंचायत हेल्पलाइन व्यवस्था लागू की है। प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक के विभागीय अधिकारी प्रत्येक सोमवार को प्रातः 11 बजे, यानी कि प्रदेश स्तर पर जिला स्तर तक के, प्रदेश से लेके जिला स्तर यानी कि लखनऊ से लेके आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के संबंधित विभाग के सभी अधिकारी प्रत्येक सोमवार को, ठीक है, सुबह 11 बजे से लेके दोपहर 1 बजे तक
कार्यालय के दूरभाष पर उपलब्ध रहेंगे, यानी कि उनका जो कार्यालय रहेगा उनके पास में एक जो फोन रहता है उस फोन पर मौजूद रहेंगे। आप किसी भी टाइम पे ऑनलाइन उससे कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी 11 बजे से लेके 1 बजे तक प्रत्येक सोमवार को। ठीक है, 11 से 1, 11 से 12, 12 से 1, यानी कि 2 घंटे तक आप कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जिला स्तर पर प्रत्येक जिला पंचायती राज अधिकारी कार्यालय के दूरभाष पर पंचायत पदाधिकारी जिला पंचायती राज अधिकारी से अपनी बात कह सकते हैं। मतलब कुल मिला के जिला पंचायती राज अधिकारी कार्यालय पे पंचायत पदाधिकारी, जो पंचायत के जो अधिकारी हैं, वो जिला पंचायती राज अधिकारी से अपनी कंप्लेंट डायरेक्ट भी कर सकते हैं और फोन पे भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रदेश के मंडल कार्यालयों का दूरभाष नंबर निम्न प्रकार है, जिन पर हेल्पलाइन व्यवस्था के अंतर्गत बात की जा सकती है और समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। नीचे कुछ नंबर दिए गए हैं, उन पे आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं, जो कि पंचायती हेल्पलाइन व्यवस्था से संबंधित फोन नंबर है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि प्रदेश स्तर के जो अधिकारी रहते हैं वो कौन से रहते हैं। एक तो पंचायती राज का जो निर्देशक कह सकते हैं, डायरेक्टर होते हैं वो। दूसरे जो सब डायरेक्टर या कह सकते हैं अपर निर्देशक होते हैं पंचायती राज के, वो। ठीक है, तीसरे हो जाते हैं जो संयुक्त निर्देशक होते हैं पंचायतों के, वो। और तीसरे उप निर्देशक निवेशक जो होते हैं पंचायत के। कुल मिला के प्रदेश स्तर पे या लखनऊ में ये 4 अधिकारी होते हैं जो पंचायती राज से संबंधित है। कौन कौन से? पंचायती राज के निर्देशक और अपर निर्देशक यानी उनके असिस्टेंट, और संयुक्त निदेशक तथा उप निवेशक, ये पंचायत के। और इनका जो ऑफिस है वो जवाहर भवन, 6th फ्लोर जवाहर भवन, लखनऊ में स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये जवाहर भवन वहीं पे हुआ है जहाँ पे कह सकते हैं ये हम्म, जहाँ पे आपके यूपी ट्रिपल सी आयोग का वो है ना ऑफिस वगैरह, वहीं पे ये है। आगे बात करते हैं कि मंडलीय जो कार्यालय होते हैं, यानी कि कह सकते हैं क्षेत्रीय कार्यालय मान सकते हैं इनको, तो वहां पे जो अधिकारी रहेंगे, सॉरी मंडल लेवल के जो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, तो उन मंडलीय जो कार्यालय रहेंगे उनमें मंडलीय उप निर्देशक और मंडलीय उप निदेशक पंचायत, अच्छा, लखनऊ मंडल, फैजाबाद मंडल तथा देवीपाटन मंडल, इनका जो अधिकार जो ऑफिस है वो रहेगा 4था तल, यानी कि 4th फ्लोर जवाहर भवन, सेम लखनऊ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के निकट। ठीक है, और जो कानपुर मंडल के जो मंडल निर्देशक हैं उनका ऑफिस है कानपुर नगर में, त्रिवेणी नगर मीरापुर कैंट के पास में, 24 नंबर का जो उनका ऑफिस है। ठीक है, आगे बात करते हैं जो झांसी मंडल के जो मंडल उप निदेशक है उनका जो ऑफिस है, उनका वही झांसी में जिला पंचायत अधिकारी का ऑफिस है वहां पे। और आगे आ जाता है कि मंडलीय उपनिदेशक प्रयागराज, चित्रकूट तथा इनका भी वहीं पे। मतलब कुल मिला के ये तो वही सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं पंचायत सिटीजन चार्टर के लाभ। बात करते हैं पंचायत नागरिक चार्टर के लाभ। तो सिटीजन चार्टर जो आया था उसमें देश की आम जनता के लिए मददगार साबित होगा। तो नागरिक चार्टर के कार्यान्वयन की कुछ लाभ इस प्रकार है। इसमें सबसे पहला आ जाता है बेहतर शिक्षा वितरण, जनता के प्रति अधिकारियों की जवाबदेही, सेवाओं के साथ विशाल जन संतुष्टि संतुष्टि बढ़ी हुई पारदर्शिता, जो आगे चलकर शासन के नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देगी। लोक सेवकों और सार्वजनिक कार्यालयों के बेहतर जवाबदेही, यह नागरिकों के कर्तव्यों पर प्रकाश डालता है। जो चार्टर अधिनियम है वो, ठीक है, यह भी निर्दिष्ट करता है कि शिकायत के मामलों में किससे संपर्क करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि नागरिक जो चार्टर बिल है वो उसके संदर्भ में कुछ चर्चा कर लेते हैं। ये बेसिकली 2011 में आया था। तो पंचायत नागरिक चार्टर में कानूनी समर्थन की कमी थी, सिंपल सी बात ये है, क्योंकि कानूनी समर्थन की कमी थी, इसलिए यह कानूनी ताकत लाने के लिए 2011 में सिटीजन चार्टर बिल लाया गया था। ठीक है, सिटीजन चार्टर बिल लाया गया था, हालांकि बिल पारित नहीं किया जा सका। विधेयक, जिसे शिकायत निवारण विधेयक भी कहा जाता है, सिंपल सी बात यह है, शिकायत निवारण विधेयक भी कहा जाता है, का उद्देश्य नागरिकों के चार्टर को व्यवहार में लागू करने के लिए एक कानूनी तंत्र प्रदान करता है। विधेयक की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। इसका उद्देश्य लोगों तक वस्तु और सेवाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करना है। प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को अधिनियम के प्रारंभ होने के 6 महीने के भीतर नागरिक चार्टर प्रदर्शित करना अनिवार्य है। ठीक है, यानी प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को अधिनियम के प्रारंभ होने के 6 महीने के अंदर नागरिक चार्टर प्रकाशित करना अनिवार्य है। ठीक है,
नागरिक चार्टर को प्रत्येक कार्यालय में डिलीवरी के लिए समय समय पर प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के विस्तार के लिए रखा जाएगा। कोई नागरिक इससे संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है। ठीक है। नागरिक चार्टर एक सार्वजनिक प्राधिकरण का कामकाज, कानून, नीति या योजना का उल्लंघन और 30 कार्य दिवस के भीतर शिकायतों का निवारण किया जाना, इसमें मतलब कह सकते हैं कि इसमें वैलिड था या इसमें बोला गया था। ठीक है। बात करते हैं यूपी की सभी ग्राम पंचायतों में लागू होगा सिटीजन चार्टर। तो यूपी मॉडल सिटीजन चार्टर फॉर पंचायत उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग सभी जिलों को आदेश कर दिया गया था कि वे हर ग्राम पंचायत में सिटीजन चार्टर को लागू कराएं। विभाग ने इसके लिए मॉडल सिटीजन चार्टर भी तैयार कराया है, जिसमें कई जन सुविधाओं का उल्लेख है। चार्टर्स ऑफ पंचायत गांव का विकास करवाने के साथ ही ग्राम पंचायतों में जन सुविधाओं के प्रति भी जवाबदेही होंगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सभी 58,100, देखिए वर्तमान में 58,100 ग्राम पंचायत 94 ग्राम पंचायतें हैं, तो उनमें सिटीजन चार्टर लागू करने जा रही है, जिस इसमें संबंधित सुविधा का समयबद्ध निस्तारण हो सकेगा। शासन ने मॉडल सिटीजन चार्टर जारी कर दिया है। ग्राम पंचायतों को इसमें कुछ सुविधाओं का चयन करके 15 अगस्त तक लागू करना होगा। कुल मिला के बात ऐसी। आगे चलते हैं। इस तरह की सुविधाएं होगी लागू, किस तरह की होंगी लागू देख लेते हैं एक बार। तो सेवा का नाम, जमा करने वाले दस्तावेज, सेवा का शुल्क, समय सीमा, किससे करें संपर्क, संबंधित अधिकारी, जन्म प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र आईडी, 5 रुपए। अधिकतम एक माह समय, ग्राम पंचायत या ग्राम सचिव या ग्राम प्रधान, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत या डीपीआरओ। ये क्या बोलना चाह रहा है यार। अच्छा, ठीक है। देखिए ये इस तरीके से है, जस्ट अ सेकंड में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि ये सिंपल सा यहाँ पे दिया कि सेवा का नाम, ठीक है। तो सेवा का नाम सपोज ये मान लीजिए कि जन्म प्रमाण पत्र आपको बनवाना है, ठीक है। इस तरह की सुविधाएं लागू होंगी। जैसे सेवा का नाम है ऊपर, मतलब एक तरीके से ये एक्सेल फॉर्मेट में दिया जाएगा। ऊपर सेवा का नाम, फिर अगले कॉलम में जमा करने वाले दस्तावेज, फिर सेवा शुल्क, समय सीमा और किससे संपर्क करें तथा संबंधित अधिकारी। इस तरीके से ऊपर एक रो रहेगी, उसके नीचे ये आएगा। सेवा का नाम में क्या है, जन्म प्रमाण पत्र आपको बनवाना है, ठीक। जमा करने वाले दस्तावेज में आवेदन पत्र की एक आईडी रहेगी, वो आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है। सेवा शुल्क 5 रुपए है, जैसे कि जन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको 5 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा समय सीमा, तो अधिकतम 1 माह की समय सीमा रहेगी। फिर किससे संपर्क करेंगे, तो इसको बनवाने के लिए आप या तो ग्राम पंचायत का जो सचिव होगा उससे संपर्क करें या फिर ग्राम प्रधान से संपर्क करें, ठीक है। और संबंधित जो अधिकारी रहेगा वो कौन रहेगा, आपका सहायक विकास अधिकारी, पंचायत या फिर डीपीआरओ, ठीक है। तो ये इससे संबंधित अधिकारी हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है, जैसे कि दूसरा आपका है, मतलब सेवा का नाम, जैसे आपको मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये था पहली सेवा, यहाँ से आपकी है दूसरी सेवा, तो आपको मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है, ठीक है। तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको एक आवेदन पत्र देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब सेवा का नाम रह गया मृत्यु प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र या फिर कोई आईडी देनी पड़ेगी, जिसकी भी आप मतलब मृत्यु हुई है उसकी आईडी देनी पड़ेगी। मृत्यु के साक्ष्य भी आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। जो मतलब कि आप कह सकते हैं कि अगर हॉस्पिटल में हुई तो हॉस्पिटल वाले देते हैं, या जो भी है। बाकी यहाँ की जो शुल्क रहेगी, 5 रुपए शुल्क रहती है। अधिकतम एक माह तक की समय अभी इसकी भी रहती है। ग्राम पंचायत का सचिव या फिर ग्राम प्रधान के पास ये संबंधित, कह सकते हैं कि संबंधित व्यक्ति होता है, उससे संपर्क करना पड़ेगा। तथा सहायक विकास अधिकारी, पंचायत या फिर डीपीआरओ, यही इसके लिए भी एलिजिबल होगा, ठीक है। और तीसरी हमारी सेवा हो जाती है, वो है परिवार रजिस्टर की नकल, ठीक है। तो परिवार रजिस्टर की नकल ये सेवा हो गई। वह पंचायत के अन्य अभिलेख, ये भी इसकी सेवा है, ये आपको लेने हैं। तो इसके लिए आपको आवेदन पत्र देना पड़ेगा, आईडी देनी पड़ेगी, परिवार के सदस्यों का विवरण देना पड़ेगा, ठीक है। और पहले 5 पृष्ठ तक 5 रुपए, मतलब आपको कितने पेज चाहिए, मतलब परिवार रजिस्टर के कितने पेजों की प्रिंट चाहिए, तो पाँच पाँच के लिए 5 रुपए। और उसके बाद में अगर आपको 8 चाहिए तो 8 रुपए। इस तरीके से मतलब पर पेज आपको 1 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। और इसकी जो समय अवधि है, मतलब कि कह सकते हैं कि 3 दिन के अंदर ये वापस आपको देना पड़ेगा। बाकी ग्राम पंचायत सचिव को आपको रिटर्न में मतलब एप्लीकेशन देना ही पड़ेगा। ग्राम पंचायत सचिव ही तो परिवार रजिस्टर आपको प्रोवाइड करे करवाएगा। बाकी इससे संबंधित जो और अधिकारी हैं उच्च लेवल के, वे हैं सहायक विकास अधिकारी पंचायत या फिर डीपीआरओ, ठीक है। इसी तरीके से चौथा जो कह सकते हैं कि जो सेवा है वो क्या है हमारी, कि ग्राम सभा बुलाने का अनुरोध,
ठीक है, तो ग्राम सभा बुलाने का अनुरोध आपको करना है तो आपको रिटन में देना पड़ेगा, आपको अपनी आईडी देनी पड़ेगी और यहाँ पे आपसे कोई शुल्क नहीं ली जाएगी। ठीक है, और अधिकतम समय 3 दिन है, तो ग्राम पंचायत सचिव या ग्राम प्रधान को रिटन में लिख के देना पड़ेगा। सहायक विकास अधिकारी, पंचायत या डीपीआरओ इससे संबंधित अधिकारी हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारी जो सेवा है वो आ जाती है सपोज मनरेगा की। ठीक है, तो मनरेगा के समय आपको जैसे कि मनरेगा का जॉब कार्ड जारी करवाना है तो आधार कार्ड, फोटो, बैंक खाता संख्या ये आपको देनी पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ पे भी कोई आपसे शुल्क लिया नहीं जाएगा। 3 दिन के अंदर आपको जॉब कार्ड मतलब जारी कर दिया जाएगा। और ग्राम रोजगार सेवक व प्रधान इससे संबंधित अधिकारी है, बाकी जो अन्य अधिकारी है उसमें खंड विकास अधिकारी व कार्यक्रम अधिकारी। ठीक है, ये इससे संबंधित अन्य अधिकारी हो जाएंगे। अब बात करते हैं पंचायतें कर सकती संशोधन। जैसे जो सिटीजन चार्टर एक्ट है उसमें पंचायतों को ही अधिकार दिया गया, वे अपने अनुसार इसमें चेंजमेंट कर सकती है। तो क्या क्या कर सकती है? शासन ने मॉडल सिटीजन चार्टर में प्रशासनिक विकास, पेयजलापूर्ति, स्वच्छता, साफ सफाई, सामुदायिक संपत्ति, समाज कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कोविड व डिजिटल की करीब 39 सुविधाओं का उल्लेख किया है। ध्यान रखेंगे इस बात को, करीब 39 सुविधाओं का उल्लेख किया है। पंचायतें इनमें से कुछ या फिर इसके अन्य सुविधाएं भी दे सकती हैं। कुछ नोट में है जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों को भी ये अब सिटीजन चार्टर का लाभ मिलेगा। गांव में सिटीजन चार्टर के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। इसे 15 अगस्त तक बनाकर लागू किया जाएगा। इसके बन जाने के बाद मनरेगा का जॉब कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र 15 दिनों में बन जाएगा। और मनरेगा के तहत काम करने पर 15 दिन के अंदर काम भी देना होगा। सिंपल सी बात यह है कि मनरेगा में अगर आप कोई व्यक्ति काम करना चाहता है और उसने जॉब कार्ड बनवा लिया तो 15 दिन के अंदर उसको काम दिया ही जाएगा, ये फैक्ट है। ठीक है, परिवार रजिस्टर की नकल भी 15 दिन में बनकर मिल जाएगी। हालांकि ये 3 दिन इसकी वैलिडिटी है, पर ये एक्सटर्नल है। ठीक है, तो 15 दिन में बनकर मिल जाएगी। 3 दर्जन सेवाओं में कुछ के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है और इसके लिए आवेदन किसी भी जन सुविधा केंद्र से किया जा सकता है। पंचायत सचिवालय में पंचायत सहायक के पास भी आवेदन करने की सुविधा होती है। जैसे जो पंचायत सचिवालय है वहाँ पे आप जब पंचायत सचिव बन के जाएंगे तो आपका एक असिस्टेंट होगा, तो उसको ये कह सकते हैं कि उसको एक कंप्यूटर दिया जाएगा और उसको ये बोला जाएगा कि तुम अब मतलब कि एक तरीके से जन सुविधा केंद्र तुम चलाओगे। ठीक है, ये सभी में होता है, सभी ग्राम पंचायतों के लिए एक जन सुविधा केंद्र एलोकेट किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अब वो अलग बात है कि पंचायतें चलाती नहीं है और जो प्राइवेट लोग हैं वो ले लेते हैं, फिर वो अपने उसके अकॉर्डिंग पैसे वगैरह भी कमाने लगते हैं। ठीक है, और बात करते हैं ये अन्य सुविधाएं भी निःशुल्क हैं। जिसमें ये सुविधाएं निःशुल्क हैं, जैसे कि गाँव में पानी की पाइपलाइन में रिसाव हो रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर हालांकि गांव में तो भाई पानी के लिए पाइपलाइन बिछी नहीं है, पर फिर भी मतलब जहाँ पे बिछ चुकी है उनके लिए ये है कि पानी की पाइपलाइन में रिसाव अगर होने लगा है तो फिर ये निःशुल्क रूप से ग्राम पंचायत सही करवाएगी। सरकारी जो हैंड पंप है उसकी मरम्मत का काम 7 दिन में हो जाएगा तथा ये भी निःशुल्क होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर आपके गांव में आसपास कहीं पे जो सरकारी हैंड पंप है वो अगर खराब हो गए तो रिटर्न में आप एप्लीकेशन दीजिए और 7 दिन के अंदर ये सही हो जाएगा। ठीक है, पानी की गुणवत्ता जांच 7 दिन के अंदर रहेगी। पशुओं के पेयजल की व्यवस्था 15 दिन में होगी। और इसी तरीके से नाले के ऊपर बहते पानी, सड़क पर जमा पानी को हटवाने का कार्य 3 दिन के लिए। सामुदायिक शौचालयों की सफाई और मरम्मत, कूड़ा निस्तारण 7 दिन में होगा। बाजारों में स्वच्छता, स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, शौचालय में सफाई, जलापूर्ति के कार्य 7 दिन में होंगे। स्ट्रीट लाइट की मरम्मत 30 दिन में हो जाएगी। इन सब के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। ठीक है, कब्रिस्तान और शमशान घाट पर कब्जा हटवाने, खेल के मैदान, सार्वजनिक उद्यान के रख रखाव, सुंदरीकरण संबंधी कार्य 30 दिन में हो जाने चाहिए। ठीक है, और सार्वजनिक संपत्तियों से अतिक्रमण हटवाने, व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण, गलियों की मरम्मत 30 दिन में हो जानी चाहिए। इन कार्यों के आवेदन निःशुल्क होंगे और ये मतलब जो समयावधि मैंने आपको बताई है उसके अनुसार उस समयावधि के अंदर ही ये कार्य हो जाने चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं कि राशन कार्ड के आवेदन बेसिकली 5 रुपए में हो। 5 रुपए में आप राशन कार्ड के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करने का शुल्क 5 रुपए रखा गया है। राशन कार्ड में नाम जोड़ने, कार्ड निरस्त करने के लिए आवेदन निःशुल्क होगा। ठीक है, ये कार्य 30 दिन में हो जाएगा। इसी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल बनवाने के लिए 20-20 रुपए शुल्क अदा करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये जो अमाउंट है ये बेसिकली सरकारी अमाउंट है। बाकी अगर आप अभी वर्तमान में राशन कार्ड में अगर नाम जुड़वाने के लिए जो जन सुविधा केंद्र है उसका अगर सरकारी रुपए देखें तो केवल 5 रुपए है, लेकिन वो आपसे कम से कम 100 या 150 रुपए तो मिनिमम लेता ही लेता होगा। ठीक है, तो इस तरीके से राशन कार्ड में नाम जोड़ना, कार्ड निरस्त हो जाने पे आवेदन निःशुल्क रहेगा और नया नाम अगर जोड़ना है, नया पुराना नाम अगर हटवाना है
तो राशन कार्ड बनवाने के लिए अगर नया आवेदन भी करना तो आपसे 5 रुपए इसकी आवेदन शुल्क है, और ये कार्य 30 दिन में हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र आपको लेना है, मृत्यु प्रमाण पत्र लेना है, परिवार रजिस्टर की नकल लेनी है, तो आपको 20-20 रुपए सरकारी दाम के तहत अदा करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा आज का ये पॉइंट, जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या था पंचायत सिटीजन चार्टर एक्ट, तथा ये कब आया था। हालांकि ये पास नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार इसको कह सकते हैं कि लागू करने के लिए आदेश दे दिया है, और उत्तर प्रदेश की जितनी भी 58,000 प्लस ग्राम पंचायतें हैं, सब में ये लागू करने जा रही है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमारा आज का पहला पॉइंट यानी पंचायत सिटीजन चार्टर, जो कि पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय के संदर्भ में पहला पॉइंट था और इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।